Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll cover these articles in detail. मैं आपको एक brief दे देती हूँ कि what we will be covering today so that you have an idea and you stay connected till the end. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मीथेन गैस के बारे में. दो स्पीशीज़ हैं, आइबेरियन लिनक्स एंड रसेल्स वाइपर. तो ये एक स्नेक है और इस स्पीशी के बारे में भी बात करेंगे. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर 2 पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. यूपीएससी यहाँ से अक्सर देखो, अगर आपने देखा हो तो पॉलिटी से काफ़ी सवाल आए हैं. लगभग 19-20 क्वेश्चन इस बार पॉलिटी से आए हैं, राइट. सो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक ट्रेंड देखो पिछले 10-12 सालों से, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, राइट, और यहाँ से 10-12 सवाल उठ जाते हैं, पॉलिटी से आ जाते हैं, इकोनॉमी से, करंट अफेयर से 19-20 को मतलब 15 से 19 के बीच में क्वेश्चन बन जाते हैं, 20 प्लस भी हो जाता है. सो यू हैव टू लुक एट इट. एंड इसीलिए ये जो आर्टिकल्स मैं आपको बताती हूँ, दे आर इम्पॉर्टेंट. मेक श्योर यू कवर इट साथ साथ, ताकि एक साल का करंट अफेयर कवर करना है, बहुत कुछ हो जाएगा. तो इसीलिए साथ साथ याद करते चलो, आपको फ़ायदा ही होगा, राइट. एंड विल कवर दिस आर्टिकल गार्नेट. क्या है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, सवाल आ जाएगा. रिसेंटली गार्नेट वॉज इन न्यूज़, क्या है ये, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. एंड यहाँ पर हम बात करेंगे साथ ही साथ बाल्टिक सी के बारे में भी. एक कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जब हम डिस्कस करेंगे दी मीथेन के गैस के बारे में, तो साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ है बाल्टिक सी. तो उसको भी आई विल शो यू इन द मैप एंड यू ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपनी एटलस खोलें और उसको एक बार मैप में ज़रूर देखें. तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस जब भी सेशन अपलोड हो. एंड मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. पहली न्यूज़ ये है, हम बात करेंगे इनके बारे में. मैं आपको ये इनका अपीयरेंस, आप देख रहे हो ना, इनके अपीयरेंस के बारे में बताऊंगी. आप ये पिक्चर को ऐसे साथ साथ जब देखोगे आंखों के सामने तो चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है. आइबेरियन लिनक्स इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट कैट स्पीशीज और अभी एंडेंजर्ड से वल्नरेबल कैटेगरी में आ गई है. तो जब आप ये बोल रहे हो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी से वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर कोई अगर स्पीशीज आई है, तो व्हाट डज इट डिनोट? इट डिनोट कि उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर इन द राइट डायरेक्शन, हैबिटेट रिस्टोरेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. तो ये सब चीज़ें दे आर बेसिकली हेल्पिंग यू आउट एंड जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. ऑल्दो ये नहीं है कि रिस्क पे नहीं है, येस दे आर स्टिल एट रिस्क, लेकिन जो इमीडिएट थ्रेट्स हैं टू दिस स्पीशीज दे हैव लेसन टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है जी. तो ऑब्वियसली साथ के साथ देयर इज नीड कि आप कॉन्टीन्यूस, मतलब जो आप प्रोटेक्शन करते हैं इसकी, टू इंश्योर कि पॉपुलेशन कंटिन्यू करे टू ग्रो एंड स्टेबलाइज, तो वो कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं वो यू हैव टू टेक इट. जैसे भी आप चल रहे हो तो दैट यू हैव टू कंटिन्यू इट एज वेल. अब हम हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं इस स्पीशीज के बारे में. प्राइमरीली इनका बिहेवियर ऐसा है कि दे आर एक्टिव एट नाइट, तो दे आर नॉक्टर्नल, रात में एक्टिव होते हैं. ये कहाँ, मतलब इनका हैबिटेट कहाँ है? इन अ मिक्स ऑफ डेंस मेडिटेरेनियन स्क्रबलैंड, ओपन ग्रासलैंड एरियाज, मार्शेस के पास मिलेंगे आपको ये. एंड अभी इनके जो पॉपुलेशन है, जो दे आर नाउ फाउंड मेनली, मतलब ओनली कुछ सर्टेन लिमिटेड एरियाज हैं स्पेन के, इन स्पेन एंड पोर्तुगल, ठीक है जी. तो ये आपको पता होना चाहिए. और अब मैं आपको राइटिंग में दिखा देती हूँ. सो ये जो स्पीशीज है, दे आर सेइंग दैट इट इज़ वन ऑफ द ओनली 2 कार्निवोरस दैट आर यूनिक टू यूरोप एंड द अदर वन इज यूरोपियन मिंक, ठीक है. इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड एंड नोन फॉर इट्स पॉइंटी ईयर्स. आप इसके कान देखो, इसे पॉइंटी ईयर्स हैं, राइट. वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड कैट स्पीशीज है ये. पॉइंटी ईयर्स हैं, लेग्स देखो, लॉन्ग लेग्स हैं, फर है विद लेपर्ड लाइक स्पॉट्स हैं. मेल्स आर, दे आर लार्जर एंड दे आर हैवियर देन फीमेल्स, ठीक है जी.
जनरली दे आर नॉक्टर्नल. इनका हैबिटेट मैंने आपको बता दिया, क्लोज टू मेडिटेरेनियन स्क्रबलैंड्स विद मार्श एरिया एज वेल, मार्श इकोटोन्स. एंड स्पेन और पोर्चुगल के अंदर अभी दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड स्पार्सली. अभी इनकी पॉपुलेशन आपको वहीं देखने को मिलेगी. हालांकि देयर आर सर्टेन थ्रेट्स ऑल्सो दैट आर रिलेटेड टू इट. पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इलीगल हंटिंग, डिक्रीज फूड बेस. सो दीज आर सर्टेन थ्रेट्स. लेकिन द कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं दे आर गोइंग द राइट डायरेक्शन, और अभी एंडेंजर्ड से वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है. अब यहाँ पर हम IUCN के बारे में भी बात कर लेते हैं. जनरली हम डिस्कस करते हैं IUCN स्टेटस. यूपीएससी पूछ लेगी IUCN के बारे में तो बताओ. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर एंड इंश्योरिंग कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं दे आर यूज इन अ वेरी सस्टेनेबल मैनर. सो इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट नेचर. कब फाउंड हुई थी? 1948 में. So IUCN is recognized as a leading authority on the health of natural world. The IUCN Red List was established in 1964, जो कि evaluate करती है conservation status of the species all around the globe. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे पिंक सी सैंड आपको ये दिख रही होगी, है ना? बहुत ही खूबसूरत सी ये तस्वीर लग रही है. Now a new research found कि Australia's enigmatic pink sand. अगर सवाल आ जाए what is garnet? Garnet is a mineral. So this pink sand, garnet was born in Antarctic mountains. पूछा जा सकता है. Which is a type of mineral. It was created in the Antarctic region before it was being मतलब to Australia. So ये फाइंडिंग इट शेड्स लाइट ऑन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री. नाउ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है गार्नेट के बारे में पढ़ना. ये जो आपको पिंक सा दिख रहा है ना पूरा, तो इट बीच, सो इट इज अ रेयर इन बीच सैंड. तो ये क्या है? गार्नेट, जैसे मैंने आपको बताया, टाइप ऑफ मिनरल लगा लीजिए. इट इज रेयर इन बीच सैंड क्योंकि क्या होता है, ओशन की वेव्स और करंट की वजह से इट गेट्स डिस्ट्रॉयड. इट इज अ कॉमन मिनरल, रेड इन कलर है. कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी? एट हाई टेम्परेचर्स. तो ये ध्यान में रखिएगा. इट इज फेयरली कॉमन मिनरल, डीप रेड इन कलर. इट क्रिस्टलाइजेज एट हाई टेम्परेचर. यूजली कब? यूजली वेयर लार्ज माउंटेन बेल्ट्स आर क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. थोड़ी सी ज्योग्राफी आ गई है, ठीक है? वहां पर ये पाए जाते हैं. ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, एंड इट कैन अपीयर एज एन इंडिविजुअल क्रिस्टल या फिर स्मॉल पेबल्स की तरह. एंड देर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ गार्नेट. हर एक की देर इज अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन. So there are different types of garnet that can form together in the same place. Sometimes garnet can be a mix of types. So there are 6 types of garnet. Formation, they are formed in metamorphic and igneous rocks. तो ये स्टैटिक से ज्योग्राफी के बारे में आज आप यही पढ़ोगे. जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है, थ्योरी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है. और आपका जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स कैसे बनते हैं वो ज़रूर देखना आज, ठीक है जी? तो उसको कनेक्ट करोगे आज तो ही ये चीज़ें कंप्लीट होंगी आपके लिए. ये जो गार्नेट है, इट फॉर्म्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक किस्ट, एम्फिबोलाइट, ठीक है, एंड सम इग्निशियस रॉक्स, सम ग्रेनाइट्स. सो ये जो गार्नेट है, इट बेसिकली, इसकी ग्रोथ की बात करें, सो इट ग्रोज डीप इन दी अर्थ्स क्रस्ट अंडर वेरी हाई प्रेशर कंडीशंस. जैसे जिस तरीके से डायमंड फॉर्म होता है वैसे ही. तो जब सैंड जो होती है, इफ इट इज रिच इन गार्नेट्स, इट ऑफन कंटेन्स मिनरल्स लाइक एपिडॉट, मैग्नेटाइट. तो ये कुछ इससे जुड़े हुए एसोसिएटेड मिनरल्स हैं. व्हेन सैंड कंटेन्स अबंडेंस ऑफ गार्नेट्स, इट कंटेन्स एपिडॉट एंड मैग्नेटाइट एज वेल. ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड गार्नेट्स. बाकी इंडिया, यूएसए और चाइना से आता है. इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी एप्लीकेशन से सवाल पूछती है. इसके यूजेस क्या हैं? होता है ना, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है.
इन मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील, सैंड पेपर में भी इसका यूज़ किया जाता है, कटिंग स्टोन्स के अंदर, इट एड्स टेक्सचर एंड कलर टू द वॉल फिनिशेस, तो डेकोरेटिव प्लास्टर्स में, एंड इट इज़ यूज इन वेरियस सेरेमिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो, पॉलिशिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ अप्लाई टू रोड्स एंड एयर स्ट्रिप्स ताकि स्लिपिंग नहीं हो। तो काफ़ी इसके वेरियस यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं। इनकी तस्वीर देखो आप, ये है रसल्स वाइपर। जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं बांग्लादेश के अंदर, दे हैव बीन ऑर्डर्ड क्या, टू स्टॉक एंटी वेनम। किस लिए? क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीपल जो हैं उनकी जो डेथ हो रही है और दे आर बीइंग बिटन बाय दिस स्नेक्स, स्पेशली बाय दिस रसल्स वाइपर। बहुत ही ज़्यादा वेनमिनस स्नेक है ये, हाईली वेनमिनस स्नेक। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, कहाँ पाया जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साइंटिफिक नेम। एक हाईली वेनमिनस स्नेक है दैट लीव्स ऑन लैंड एंड इट बिलोंग्स टू विप्रिडे फैमिली, फाउंड इन एशिया। साइंटिफिक नेम क्या है? दबोए रसल। इसका नाम पड़ा है आफ्टर पैट्रिक रसल, अ स्कॉटिश herpetologist who first described many of the Indian snakes in 1790s. ये जो 4 बड़े डेडलीस्ट स्नेक्स हैं इंडिया में, उनमें से एक है। एक तो अपना कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, सॉ स्केल वाइपर एंड एक रसल्स वाइपर। ये हो गए 4 बड़े स्नेक्स दैट आर डेडलीस्ट स्नेक्स इन इंडिया। ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, ताइवान, तिब्बत एंड चाइना। ठीक है। ये डेंस फॉरेस्ट अवॉइड करते हैं। इनके हैबिटेट की बात करें अगर, सो दे अवॉइड डेंस फॉरेस्ट। या आपको मोस्टली ओपन एरिया जो है, ग्रासी बशी एरिया जो है, वहाँ ये पाए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन फॉरेस्टेड प्लांटेशंस, फार्मलैंड, स्क्रब जंगल्स, यहाँ पाए जाते हैं। ये कारण है ऑफ मेजर डेथ्स बिकॉज यूजुअली दे लिव इन फार्मलैंड्स, जहाँ पर दे एनकाउंटर ह्यूमन्स एंड प्रे ऑन रोडेंट्स एज वेल। देखो ऐसा है, दे प्रेफर टू अवॉइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट। दे डू नॉट सीक आउट पीपल, कि लोगों को ढूंढ रहे हैं ये टू बाइट, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार एक्सीडेंटली अगर कोई है दैट स्टेप ऑन द स्नेक और ट्राई टू हैंडल इट आउट, सो तब वो मोस्ट बाइट्स हैपन। ठीक है जी। एंड मेनी ऑफ द डेथ्स आकर बिकॉज ऑफ द डिलेड मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर अ बाइट, ड्यू टू delayed medical treatment, and most bites occur when humans accidentally step on or try to handle the snake. तो इनको पंगा नहीं लेना है। अगर आप एक्सीडेंटली कुछ हो जाए फिर ये काटते हैं। ये दे ग्रो अप टू 1.5 मीटर्स। रेडिश ब्राउन स्पॉट्स हैं विद ब्लैक एंड वाइट आउटलाइंस आपको देखने को मिलेंगी। इट हैज़ अ वाइड ट्राइंगुलर हेड with small overlapping scales. It has large nostrils and small eyes with vertical pupils. Behavior जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी आइबेरियन लिनिक्स की, वैसे ही they are also nocturnal and they become active as the sun sets. तो रात के टाइम पे quite sedentary. They often stay in one place for several days अगर कोई डिस्टर्ब ना करे तो। IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न में है, कोई रिस्क नहीं है अभी ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। GST Council recently announced various recommendations relating to taxation, ITC claims and demand notices. GST Council एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, सोचो, मैं भी आपको जवाब दूंगी 2 मिनट में। बाकी they have recently announced several recommendations, मतलब they cover various things, taxation से related हो गया, input tax credit claims हो गए, right, addressing the issues that are faced by businesses regarding tax credits. इनका मकसद है simplifying the GST regime, right? और ऐसे जो ये announcements करते हैं obviously they are very important, they are crucial for businesses and taxpayers also. तो GST Council एक constitutional body है।
जो एस्टैब्लिश हुई टू मेक रिकमेंडेशंस एंड डिसीजंस दैट आर रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है इससे? आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर देता है इंडिया के प्रेसिडेंट को कि यू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम जिसमें सेंटर भी हो, स्टेट्स भी हो, और आप उसको बोलते हो जीएसटी काउंसिल। इसमें कौन कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है प्रीलिम्स में। चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये कुछ मेंबर्स की बात हो रही है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर दैट इज नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट भी हो गए, सेंटर भी हो गए। तो ये जो कमेटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिकमेंडिंग टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, थ्रेशहोल्ड लिमिट्स, and it also addresses issues that are arising from the implementation of GST. It resolves dispute between center and state. It ensures कि एक smooth functioning हो of GST regime across India. Decision कैसे लिए जाते हैं of GST Council? How are decisions taken in GST Council during its meetings? Consensus के through among its members कि सेंटर का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी इक्वल से हो, दे हैव अ से इन द जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। सो टॉप कमेटी है जो डिस्कस करती है, इट सजेस्ट चेंजेस और रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू जीएसटी। रही बात जीएसटी की, ओह सॉरी डिसीजन की, उससे पहले मैंने आपको आई थिंक ये बता दिया है हाँ कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट? जीएसटी रेट्स और एस्टैब्लिशिंग स्पेशल रेट ड्यूरिंग द इमरजेंसीज ऑल्सो, वो सारा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। यहाँ से सवाल बन सकता है इनके फंक्शंस पे। प्रिंसिपल दैट गवर्न द पॉलिसी ऑफ सप्लाई, राइट? सो ये सारा इनके जो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं दैट आर रिलेटेड टू जीएसटी वो इनके एम्बिट में आते हैं। जीएसटी काउंसिल होल्ड्स मीटिंग्स टू मेक द डिसीजन। अब क्या होता है, एटलीस्ट half of all the members must attend these meetings. 1/2 of the total number of GST council shall constitute the quorum at its meeting, जिसको आप बोलते हो, they must attend this meeting quorum. हर एक डिसीजन को सपोर्ट चाहिए ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, टोटल वेटेड वोट्स जो होंगे ऑफ द मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो हर एक डिसीजन नीड्स द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ दैट टोटल वेटेड वोट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट काउंट है दैट इज फॉर 1/3 ऑफ द टोटल वोट, and the votes of all the state governments taken together, they have a weightage of 2/3 of the total votes in that meeting. ठीक है। The secretariat manages the GST council. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, every single line is important. It is managed by officers taken on deputation from both central and state government. सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करती है ऑफ ऑल दी एक्सपेंसेस जो कि एसोसिएटेड है विद रनिंग द सेक्रेटरीट। एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल वो है इज द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इसका ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मीथेन। न्यूज में क्यों है? सो अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग, a notable amount of methane gas जो कि it escaped from the ruptured Nord Stream pipelines, जो वो methane gas escape करी from those pipelines in the Baltic Sea last September, they did not reach the Earth's atmosphere. They never made it into the atmosphere, right? That is what they are trying to say. हमारे लिए यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं, एक मीथेन के बारे में पढ़ना है और एक बाल्टिक सी के बारे में पढ़ना है। पहले मीथेन के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट है ये, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द वार्मिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे।
कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, फ्लेमेबल है, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस और मिथाइल हाइड्राइड. इट इज इजीली ignited. बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसके जो वेपर्स हैं दे आर लाइटर देन एयर. इफ दे आर एक्सपोज टू प्रोलॉन्ग्ड हीट और फायर, so containers that are holding methane they can burst violently, right? एक ग्रीन हाउस गैस है ये जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है. इट इज अ पावरफुल है एंड शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस है ये. लेकिन so it remains in the atmosphere for about a decade before breaking down. इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स ज्यादा है. ओवर अ 20-year पीरियड आफ्टर इट्स रिलीज. मतलब इसकी इट हैज अ मच स्ट्रॉन्गर वार्मिंग इफेक्ट. ठीक है जी. इसका जो लार्जेस्ट सोर्स है मिथेन का वो है एग्रीकल्चर से आता है, फॉसिल फ्यूल से आता है एंड डीकम्पोजिशन ऑफ लैंडफिल वेस्ट वहां से आता है. लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? सो एज फार एज इम्पैक्ट इज कंसर्न, तो देखो मिथेन एमिशंस जो है ना दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एट द ग्राउंड लेवल, जो कि इट हार्म्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी हेल्थ. अप्रॉक्सीमेटली 1 million ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स वर्ल्ड वाइड जो होती हैं बिकॉज ऑफ इट. ग्राउंड लेवल ओजोन जो है फ्रॉम मिथेन एमिशंस, क्रॉप यील्ड भी रिड्यूस होती है, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, इकोसिस्टम को भी दे डिस्टर्ब. दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, इफेक्टिंग हैबिटेट्स, बायोडाइवर्सिटी. तो ये इनके इम्पैक्ट्स हैं. और रही बात बाल्टिक सी की, तो पहले आप इसको मैप में देखो. देख रहे हैं? It is enclosed inland sea that is situated in northern Europe. It is an arm of North Atlantic Ocean. It is stretching from Denmark, है ना, almost to the Arctic Circle. It separates the Scandinavian peninsula from the rest of continental Europe. इधर देखो नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है. तो कौन कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं अपनी कोस्ट लाइन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क, रशिया, सब. अटलांटिक ओशन को इट कनेक्ट्स टू थ्रू डैनिश स्ट्रेट. ये अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है थ्रू डैनिश स्टेट. नाउ विद इन द बाल्टिक सी देर आर 3 मेजर गल्फ्स. गल्फ ऑफ बोथनिया, Gulf of Finland to the east, it is to the north, it is to the east, and the Gulf of Riga that is slightly south of the Gulf of Finland. तो ये आप एक बार अपने मैप में, अपने एटलस में ज़रूर देखिएगा. ठीक है जी. आज के इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हूँ. फिर मिलेंगे इन अदर सेशन विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.